केडीए सबसे बड़ा इस वक्त इदारा है कराची का जो लैंड्स को देख रहा है, और ये जो स्कीम के नंबरिंग की इन्होंने सब, वो अब लाइक स्कीम 33 बहुत फेमस है, स्कीम 42 भी फेमस है, 45 भी, तो दरमियान के नंबर कहाँ गए सारे? केडीए स्कीम बंद तो है। नहीं, अब इसका ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। केडी यानी कराची डिस्ट्रिक्ट में 93 दे हैं। ठीक है पहले 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जी, बिल्कुल। ईस्ट, वेस्ट, मलिर और और सेंट्रल और ये सेंट्रल। जी, इसके बाद मलिर का मलिर में इजाफा हुआ, आया 5 हो जी, गए। बिल्कुल। फिर 2 और इजाफा हो गया, केमाड़ी और औरंगी। कोरंगी औरंगी ठीक है ये 93 दे की में 3 अथॉरिटियाँ काम कर रही है और कुछ फेडरल की अथॉरिटियाँ काम कर रही है। अच्छा, फेडरल की अथॉरिटियाँ जैसे कि? पोर्ट कासम, ठीक है केपीटी, ठीक है। फेडरल की 4-5 और भी यानी चीज़ें जिसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनको लैंड दी। जो डीएच एडब्ल्यूडी की जो लैंड्स आती हैं वो भी इसी में आती है, इसी में आती है, डीएचए, डीएचए हो गया। डीएचए भी इसी तरीके से इन्होंने लैंड इन इन अथॉरिटियों को दी, और दूसरी कैंटोनमेंट को दी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दी। ठीक है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फिर केडीए को जो दी थी 45 स्कीमें करने के लिए, तो 93 डे के अंदर लोग कहते हैं कि यार कराची में जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मेरे हिसाब से कराची है ना 60% अभी भी वैकेंट है। रियली? हाँ बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ कोई आबादी नहीं है। 60%? हाँ, वो अलग बात है कि डीएचए के पास फेज 1 से लेके एक्सटेंशन 8 तक जी 8,000 एकड़ जमीन है। टोटल, बिल्कुल सही, 4,000 एकड़ डेवलपमेंट है, बिल्कुल यानी सही। आबादी है। फेज 8 तकरीबन खाली है। 4,000 खाली है एकड़, खाली है, मगर उन्होंने 20,000 एकड़ जमीन मजीद लकी सीमेंट के पास ले ली, दे खदेजी, दे बायल और दे आबदार में ले ली, दोनों तरफ दोनों M9 तरफ, राइट एंड लेफ्ट। बिल्कुल 10,000 इधर, 10,000 इधर। जो भेरिया को, मतलब भेरिया ने तो सर्वे लैंड ली थी, सर्वे लैंड लेने के बाद हमारे मलिक रियाज साहब को ये बाद में पता पड़ा कि मोरोसी लैंड स्टेट लैंड से एक्सचेंज नहीं हो सकती। अच्छा, मोरोसी लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 के ठीक तहत, है। जिसकी वजह से इनको भेरिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो 4 खरब 60 अरब रुपए भरने आप पड़े। कह रहे हैं ये एक टेक्निकल मसला था, ये कोई ऐसी मतलब ऐसे वो कोई मसला नहीं, बदनीति पे मतलब चीज़ नहीं थी? 4 दे नहीं, कोई ऐसी बदनीयती नहीं थी। दे खखरो, दे काठोड़, दे बोलाड़ी और दे कोंकर के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनको 15,000 एकड़ जमीन ठीक दी। है, उसको नोटिफाइड करते हैं ये लोग, कौन? ठीक है। अथॉरिटी, एमडीए, एमडीए ने किया, अथॉरिटी। फिर इस पे रोड मैप बनाते हैं, ठीक है फिर इसके ऊपर कॉन्सेप्ट प्लान बनाते हैं। ठीक है तो उसने ज़मीन खरीदी, नोटिफिकेशन एक निकला था 9 दे का, वो ना तजर्बेकारी की बुनियाद पे अथॉरिटी ने 43 दे का सजेशन दे के 43 दे का नोटिफिकेशन कर दिया। अच्छा, मगर ज़मीन दी गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 4 दे में। तो उस ज़मीन के अंदर मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब गवर्नर साहब थे, तो हमारे मैं अपने काम के सिलसिले में कभी अमीरज़ादा कुआटी साहब होते थे DGMDA, मैं उनके पास जाता था तो मैं उनको कुछ मशवरे तजर्बे की बुनियाद पे बोलता था। तो उन्होंने ही मुझे गवर्नर साहब से मुलाकात कराई थी। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ना पीपल्स पार्टी से। लेकिन आप मेरे ख्याल में हर लोकल गवर्नमेंट के आप मैं एडवाइजर हर होते हैं। पार्टी के साथ काम किया है। हाँ, मैंने पीपल्स पार्टी के साथ भी काम किया है, मैंने ये मुत्तहिदा में थे अपने फ़रूक नसीम साहब, मैं उनका एसोसिएट्स भी रहा हूँ 8-9 साल। और आजकल देखा जाए तो उन्होंने जब वो मिनिस्टर बन गए तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया, सही, और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा हो रहा। और मेरे एक तरीके से ये भी लीगल तरीके से रूहानी उस्ताद भी है मेरे, माशाल्लाह, और मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ और मुझे ये पसंद भी है। और डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब का इखलाक ही ऐसा था कि मैं मेमन होते हुए भी फ्री कंसल्टेंसी करता था कि कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि भाई ये हाउसिंग स्कीम ये है। तो उन्होंने, मैं बात क्या कर रहा था, सर हम बात करते हैं बहरिया की, जो हाँ बेरिया की। तो बेरिया की ज़मीन को गवर्नर साहब ने उस वक्त में स्कीम 45 में एक मसला आ गया था कि भाई ये यही कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 के तहत मोरोसी लैंड यानी फार्म 7 की लैंड स्टेट लैंड से एक्सचेंज नहीं हो सकती, इसलिए कि 20,500 एकड़ ज़मीन स्कीम 45 में थी, दे नागन, मुखी, बुजारबुटी, तेसर। इसमें 9,512 एकड़ स्टेट लैंड एमडीए को दी गई।
तो सर्वे लैंड वहाँ पे थी, तो एक नेब में केस चला था, तो गवर्नर साहब ने एक नोटिफिकेशन के थे जो असेंबली से पास होना था कि मोरोसी लैंड जो वहाँ तो एडजस्टमेंट और री एडजस्टमेंट हो सकती है, ठीक है, मगर कंसोलिडेशन यानी उसको एक्सचेंज नहीं हो सकती। ठीक है। या तो दूसरा रास्ता ये था कि सर्वे लैंड, जैसे अगर मेरी सर्वे लैंड है और आप एक अथॉरिटी आपके पास ना क्लास बी और ने सर दी, थोड़ा सा इसको वजाहत कर दें देखने वालों के लिए कि ना क्लास से क्या मुराद है आपकी, सर्वे लैंड मैं से आता क्या हूँ मुराद है? सर ना क्लास का मतलब है अनसर्वे लैंड, ठीक है, ना कबूली लैंड का मतलब है एक नंबर होता है 3, उसमें मेंशन होती है 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, वो नंबर मोरोसी होता है, वो कहीं चले जाता है या शिफ्ट हो जाता है ठीक तो है। वो ना कबूली गवर्नमेंट लैंड हो जाती है, ओके, तो उसमें वो मेंशन होती है। और ये अनसर्वे लैंड, ठीक है। अब अनसर्वे लैंड टोटल थी स्कीम 45 में 16,000 एकड़। अनसर्वे लैंड पे कोई स्कीम लॉन्च नहीं हो सकती, नहीं नहीं, स्कीम क्यों नहीं, वो बी और अथॉरिटी को देगा, अथॉरिटी को देगा, सही है। अथॉरिटी कर सकती है। अथॉरिटी फिर क्या करती है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे मुशर्रफ साहब ने 63 टाउन 63 की टाउन स्कीम लॉन्च की, किया, और फिर इसके अंदर जो एफएल साइड होती है या कमर्शियल, उसको ऑक्शन करके वहाँ पे बिजली, पानी, गैस, रोड वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाता है। वो अलग बात है कि अथॉरिटी वाले उस ऑक्शन किए हुए पैसे को कहीं और लगा देते हैं, सही, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। आज 1980 से स्कीम 45 है, मगर वो आज तक है ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। बिल्कुल सही, इसकी वजह ये है कि ऑक्शन जो चीज़ें होती है वो पैसा वहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसा जहाँ के हों हाँ, resources, मगर ये वहीं पे क्या invest करते हैं, यहाँ का पैसा उन्होंने लगा दिया है 25 शाह लतीफ़ में, वहाँ एमडीएस की 1 का, फिर अब ये दूसरी जगह लगा दिया, तो ये बहुत सही। अच्छा सर ये बताइए कि कराची में बहरिया टाउन आया, पूरी स्कीम 33 उसकी वजह से आबादी बहुत तेज़ी से, लोगों का बड़ा रुझान, M9 पूरी डेवलप हो रही है। बहरिया के साथ आपने कहा कि टेक्निकल इशू हुआ, ये तो आपने कुछ बताया कि लैंड के एक्सचेंज के ऊपर एक्चुअली फॉर्म 7 की लैंड नहीं हो सकती थी और वो एक मसला उसमें बन गया। मेरी बात कट गई, मैं उसको कंटिन्यू कर प्लीज़ लूँ प्लीज़ अगर आप श्योर, नाराज ना हो नहीं तो। नहीं प्लीज़। वो 4 देह में जो 15,000 एकड़ जमीन दी गई थी ना क्लास, तो आपने सवाल किया ना क्लास क्या होती, तो मैं वो बयान कर रहा जी था। जी, वो ना क्लास से एडजस्टमेंट और री एडजस्टमेंट होते, वो मोरोसी लैंड इस 4 देह में नोटिफाइड के अंदर। टेक्निकली इनसे ये गलती हो गई कि वो जो 43 डे का नोटिफिकेशन था उनमें उनकी ज़मीनें थी, ठीक है, वो सारी ज़मीनें एडजस्टमेंट री एडजस्टमेंट इस 15,000 से नहीं हो सकती थी। ठीक है, वो एक अलग इशू है। कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 के तहत मोरोसी लैंड स्टेट लैंड से एक्सचेंज नहीं हो सकती, मगर मेरा कहना है कि फितरत के मुताबिक कानून बनता है। बिल्कुल ऐसा। तो वो जब आप नोटिफाइड करेंगे तो जिसकी ज़मीन है भाई, तो वो क्या कहते हैं कॉलोनाइजेशन एक्ट में एक दफ़ा 1912 एक्ट में ये नहीं कि चेंज नहीं हो सकते, कोई हदीस है या कुरान है, बिल्कुल, वो बाकायदा सिंध असेंबली से उसको इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन हुई नहीं अभी तक। अभी तक नहीं हुई। वो मैंने जो आपको कहा कि गवर्नर साहब ने वो कही थी, तो वो असेंबली से पास हो जाता, तो वो ही था अच्छा। 1912 के एक्ट को कि भाई मोरोसी लैंड अगर कोई नोटिफाइड एरिया में आ जाए तो वो एक्सचेंज हो सकती है। ओके, तो उन्होंने क्या कहते हैं जब नहीं की, यानी इस तरीके से, तो अगर वो 43 डे में से ये लैंड यहाँ पे एडजस्टमेंट री एडजस्टमेंट नहीं की, उसको एक कंसोलिडेशन का नाम दिया। यकजा यक अरे भाई, मुझे आप ये 4 कमरे अलाट कर रहे हैं, इस 4 कमरों में मैं कहीं भी बाथरूम बनाऊं, कहीं भी मैं किचन बनाऊं, कहीं भी स्टडी रूम बनाऊं, मगर मैं क्या कहते हैं बराबर वाले रूम में बनाऊंगा तो आप कहेंगे कि शेखानी साहब आप इसमें बनाए ना ये 4 कमरों में। बिल्कुल। तो इसी तरीके से नोटिफाइड 4 देह थे, तो बाहर आउट ऑफ दे की ज़मीन यहाँ कैसे लेकर आप आ गए, तो वो इशू आ गया लैंड वैल्यू का, जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब का कोई केस उठाया था, रिसेंट कोई टेक्सटाइल मिल थी जिसकी लैंड को ऐसे एक्सचेंज हुई थी उसके साथ, तो उसको रेफरेंस बनाया गया था उसको, लेकिन कोर्ट ने उसको भी नहीं माना। वो कॉलोनाइजेशन एक्ट कोई सिर्फ सिंध में नहीं लगता, नेशन कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। बिल्कुल सही है, आप बात समझे, तो उस इसलिए नहीं माना गया, बड़े बड़े वकील खरीदे गए। अगर मुझसे कहा जाता जी उस वक्त कि
शेखानी साहब आपकी क्या राय मशवरत क्या है है आपकी, बिल्कुल। या आपकी राय क्या है? तो मैं क्या करता, मैं ये जो 15,000 एकड़ 4 देह में ज़मीन दी गई थी, मैं कहता कि 43 देह में 500 एकड़ तो थी ना, 1,000 एकड़, आप 43,000 एकड़ ज़मीन अलाट कर दें एमडीए को। अच्छा, आपको ये बता दूं कि 93 डे में से 53 डे का लैंड कंट्रोल और प्लानिंग कंट्रोल बाय नोटिफिकेशन कहते हैं एमडीए के पास है। ठीक है, तो वो 43 डे एमडीए की लैंड कंट्रोल था, प्लानिंग कंट्रोल नहीं था। सही है, प्लानिंग कंट्रोल 4 एकड़ 4 देहों में था, मगर ये कहते हैं कि हम मास्टर प्लान फेज 1 फेज 2 बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो तो उन्होंने सही किया। तो हम क्या कहते हैं, जो स्टेट में ज़मीनें यहाँ पड़ी है, तो हम इन 4 देहों में हम एडजस्टमेंट या रीएडजस्टमेंट करेंगे, ताकि यहाँ पे कच्ची आबादी बन रही है, गोड बन रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, ये ना हो। इसलिए हम, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता, कोई वो नहीं होता, इसलिए कि फितरत के मुताबिक कानून है। बिल्कुल ठीक है। तो यूं बहरिया टाउन के जो वकला थे, बड़े बड़े करोड़ों, 5 करोड़, ये किसी ने लॉजिक 10 उनको नहीं मिल करोड़, सकी। मुझ जैसे वो वकील को, मेमन को अगर 1 करोड़ रुपए की भी फीस देते तो मैं शायद बता नहीं देता सर, कि भाई, माशाल्लाह जितना आपका एक्सपीरियंस है और जितना बैरियर टाउन ने खर्चा किया है उस पूरे मैं तो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ मलिक रियाज साहब को मेरी भी जिंदगी लग जाए। उसके बावजूद पेनल्टी ली डिलीवर है किया उन्होंने। भाई। यहाँ तो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। हमारी आबाद पूरी खिलाफ है, बेरिया के खिलाफ है, मलिक रियाज के खिलाफ है, इनके काम से खिलाफ है। मगर अब जाके जब उन्होंने बना डाला तो सब है ना अंदर से मानते हैं कि हाँ मलिक साहब, मगर ओपनली नहीं कहते। एटलीस्ट कराची के लिए एक उन्होंने एक रोल मॉडल बना दिया है और रोल मॉडल हर भाई, society मेरा follow करेगी। इस फील्ड से 30 साल का सर। वाबस्तगी। मैं इस्लामाबाद जिंदगी में 3 बार गया हूँ, लाहौर, इधर पंजाब सरहद में, बलूचिस्तान में 2 या 3 बार, मगर मैं सिंध में तो घुमा हूँ ना, और कराची में मैं 30 साल से और हर बिल्डर डेवलपर से मैं वाबस्ता। मगर इस तरीके से ना गुलशन मेमार ने डिलीवर किया, कोई बिल्डर, आबाद के हर बिल्डर को चैलेंज है कि उन्होंने इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर लेके नहीं आए। लेकिन अब करना पड़ेगा, अब करेंगे मेरे ख्याल में।